हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इसके मैथ्स एंड साइंस। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूक्लियस और उसके बाद पढ़ेंगे यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। और फिर पढ़ेंगे इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, क्रोमोसोम्स, डीएनए और जीन्स, जिसमें कि सभी को कन्फ्यूज़न होता है कि कौन किसका पार्ट है या कौन किससे रिलेटेड है। ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आप वीडियो एंड तक देखिएगा, आज भी आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें आप जाकर सेल और इसके डिस्कवरी और उसके पार्ट्स, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, न्यूक्लियस हमने पिछले वीडियो में देखा था क्या होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है सेल का। साइटोप्लाज्म में जितने भी मतलब थिंग्स, जितने भी चीज़ मौजूद होते हैं उन सब को हम ऑर्गेनिल्स कहते हैं। तो उस ऑर्गेनिल्स में एक ऑर्गेनिल्स न्यूक्लियस भी होता है, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो आप पिक्चर में देख पा रहे हो। तो चलिए न्यूक्लियस को सेल से बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस को हमने सेल से बाहर निकाल दिया है। यही है ना न्यूक्लियस। तो इसके बारे में हम डिफाइन करेंगे ब्रीफ में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बस आप देखते रहिए वीडियो। चलिए सबसे पहले जानते हैं न्यूक्लियस क्या होता है। तो न्यूक्लियस इज अ लार्ज स्फेरिकल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स। यानी कि जो न्यूक्लियस है वो सबसे लार्ज और स्फेरिकल ऑर्गेनेल है। स्फेरिकल मतलब बॉल का जैसा शेप होता है ना, बॉल कैसा होता है उसे ही स्फेयर कहते हैं। तो वैसा ही स्फेरिकल ऑर्गेनिल होता है जो कि हर सेल में प्रेजेंट होता है। वो प्लांट सेल हो, बैक्टीरियम सेल हो, एनिमल सेल हो, ह्यूमन सेल हो या कोई भी सेल हो। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। इन एनिमल सेल्स न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल, वेयर एज इन प्लांट सेल्स द न्यूक्लियस मे बी ऑन द एज ऑफ द सेल। अब देखिए, जो जो एनिमल सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? बिल्कुल ठीक सेंटर में होता है। और वहीं जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें ज़्यादातर केस में सेल के किनारे पर न्यूक्लियस सिचुएटेड होता है। तो होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। न्यूक्लियस जो है ना वो जीवन को, मतलब आदमी को या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को जीवित रखने वाली जो भी एक्टिविटीज़ है ना उन सब को न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। ये नहीं कहा जा रहा है कि सारे एक्टिविटीज़ न्यूक्लियस में ही होते हैं, लेकिन सबको न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। यानी कि आपका जो घर है ना उसको कौन कंट्रोल करता है? आपकी मम्मी कंट्रोल करती है ना। वैसे ही जो न्यूक्लियस है वो पूरे के पूरे सेल और एक तरह से कहें तो पूरे के पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। आप सोच सकते हैं न्यूक्लियस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस आप वीडियो के साथ बने रहिए। अब देखते हैं इसके पार्ट्स, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पे आप सबके पार्ट्स के नाम देख पा रहे हो। न्यूक्लियर पोर, क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं आउटर मोस्ट पार्ट यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। पहले जानते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है। तो देखिए, आप देख पा रहे हो न्यूक्लियस के बाहर जो एक दीवार टाइप का दिख रहा है ना उसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। जैसे सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? सेल को ढके रहता है। वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना वो न्यूक्लियस को ढके रहता है। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? सेल को प्रोटेक्शन देता है। वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है। बिना सेल मेम्ब्रेन के परमिशन के ना कोई अंदर आ सकता है सेल के, ना कोई सेल के बाहर जा सकता है। वैसे ही बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के परमिशन के ना कोई चीज़ न्यूक्लियस के अंदर आ सकता है, ना कोई चीज़ न्यूक्लियस से बाहर जा सकता है। मतलब आप समझ पा रहे हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन का है। बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन की तरह ही काम करता है। बस फ़र्क इतना है कि वो सेल के लिए काम करता है सेल मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के लिए काम करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब जस्ट इसके नीचे आ जाइए, क्या होता है? जस्ट इसके नीचे क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो जैसा कि इसके नाम से पता चलता है ये एक फ्लूइड पार्ट होता है। जैसे साइटोप्लाज्म होता है ना जिसके अंदर सारे ऑर्गेनिल्स मौजूद होते हैं, वैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस के सारे ऑर्गेनिल्स तो नहीं कह सकते, सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म की तरह काम करता है, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। जैसे साइटोप्लाज्म सेल के अंदर का फ्लूइड पार्ट है, वैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड पार्ट है।
ठीक है। तो यहाँ पे आप एक न्यूक्लियस को सेल की तरह अगर लेकर समझोगे ना, एक सेल जैसे इंडिविजुअली होता है वैसे ही एक न्यूक्लियस को अगर लेकर समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा। जैसे सेल का सेल मेम्ब्रेन होता है वैसे न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है वैसे न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए इस न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नज़र आ रहा होगा, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें क्रोमोजोम्स मौजूद होते हैं, क्रोमोजोम्स, डीएनए और जीन्स, इन तीनों चीज़ को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं बस 2 मिनट में। आप वीडियो के साथ बने रहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि उसमें सभी को कन्फ्यूज़न रहती है। तो आज सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाने वाले हैं। पहले देखते हैं दूसरे पार्ट्स। तो अब एक है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जैसा कि आपको बीच में दिख पा रहा है, न्यूक्लियोलस बिल्कुल बीच में रहता है, न्यूक्लियस के एकदम ठीक में पाया जाता है, सॉरी बीच में पाया जाता है, ठीक बीच में। तो इसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। बहुत बच्चे समझते हैं कि इसमें स्पेलिंग एरर है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यूक्लियोलस स्पेलिंग पर आप गौर कीजिएगा, न्यूक्लियोलस इसका राइट स्पेलिंग है। न्यूक्लियस के अंदर ये पाया जाता है और इसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लियस नहीं कहते हैं। तो अब कौन सा चीज़ बच गया? अब एक चीज़ बच गया ना, न्यूक्लियर पोर। अब देखिए इस न्यूक्लियर पोर का भी ना बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये न्यूक्लियर पोर क्या करता है, साइटोप्लाज्म के अंदर आपने पढ़ा था छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे छिद्र मौजूद होते हैं। वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसमें भी छोटे छोटे छिद्र मौजूद होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो क्या काम करता है, न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से जोड़ता है। यानी कि अगर कोई चीज़ साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आना है या कोई चीज़ न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाना है तो वो इस पोर्स की मदद से ही होता है। यानी कि ये पोर्स क्या, आपका जो घर है उसमें कई सारे गेट्स होते हैं, तो वहीं गेट्स की तरह ये काम करता है। दरवाज़ा को खोल कर ही कोई अंदर बाहर जा सकता है, तो वैसे ही न्यूक्लियर पोर से ही कुछ भी अंदर या बाहर जा सकता है। तो न्यूक्लियस आप पहले ही मैं बता चुका हूँ सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। यानी कि न्यूक्लियस जो है वो सेल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे कि हमारे बॉडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है, ब्रेन है ना, वैसे ही सेल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, न्यूक्लियस है। तो उम्मीद करता हूँ न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अभी भी एक चीज़ रिमेनिंग है, क्रोमैटिन। चलिए क्रोमैटिन के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले जान लेते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से रिलेटेड प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो देखिए मैंने बताया कि हर न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं, ठीक है। हर न्यूक्लियस में नहीं, लेकिन न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है सेल के बाहर। तो अब देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कुछ ऐसी भी सेल्स हैं जिसमें मौजूद नहीं होते हैं। यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे हो, नो रियल न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मटेरियल है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। देखिए आप इसमें देख पा रहे हो, पहला जो बैक्टीरियम सेल है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है लेकिन न्यूक्लियर के अंदर के मटेरियल्स हैं। तो ऐसे सेल को ऐसे न्यूक्लियस को नो रियल न्यूक्लियस कहा जाता है। तो बैक्टीरियम सेल जो होता है ना वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है। क्यों? क्योंकि इसका कारण माना गया है कि बैक्टीरिया जो है ना वो बहुत पहले बने थे। शायद लाइफ की शुरुआत बैक्टीरिया से ही हुई होगी, ऐसा माना जाता है। तो जो शुरू में सेल्स बने थे ना वो वेल डेवलप्ड नहीं थे, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था। जिस न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है उसे वेल डेवलप्ड नहीं कहते हैं और उसे नो रियल न्यूक्लियस कहते हैं। तो ऐसे न्यूक्लियस वाले सेल को क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। और वहीं यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें मौजूद होता है उसे रियल न्यूक्लियस कहते हैं और ऐसे न्यूक्लियस वाले सेल को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ज़्यादा ताम नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट। चलिए अगले सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बढ़ते हैं, क्रोमोजोम्स, डीएनए एंड जीन्स। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं डीएनए को। आप फिगर में देख पा रहे हो कितना मज़ेदार पिक्चर देख रहा है ना, बहुत मज़ेदार कंसेप्ट भी है डीएनए का। तो चलिए डीएनए जानते हैं क्या होता है। तो डीएनए जिसे कि हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक कहते हैं और शॉर्ट में डीएनए कहते हैं, इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल, एक बहुत ही लंबा मॉलिक्यूल होता है। डैट कंटेंस यूनिक जेनेटिक कोड, जिसमें कि यूनिक जेनेटिक कोड होता है। जेनेटिक कोड क्या है, अगला टॉपिक यही है।
तो इसे भी आप समझ जाएंगे, बस वीडियो के साथ बने रहिए। लाइक अ रेसिपी बुक, जैसे कि एक रेसिपी बुक हम लोग खरीदते हैं तो उसमें हर कुछ बनाने की रेसिपी दी रहती है कि कैसे कौन सा सामान बनेगा, वैसे ही इसमें इंस्ट्रक्शन होता है कि बॉडी को कैसा प्रोटीन बनाना है। देखिए, ये आपको बात समझ नहीं आई होगी शायद किसी किसी को। तो देखिए, हमारा बॉडी जो है ना, वो प्रोटीन से क्या मिलता है, एमिनो एसिड मिलता है, और उस एमिनो एसिड से हमारा बॉडी कई तरह के प्रोटीन्स बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, मतलब आपके समझने के लिए बता देता हूँ बस, कि मान लीजिए आपका कहीं कट फट गया है, ठीक है, आपके बॉडी में कहीं कट्स आ गए हैं, तो उसको रिपेयर करने के लिए एक प्रकार का प्रोटीन चाहिए होगा। वहीं आपके हाइट को इंक्रीज करने के लिए एक अलग प्रकार का प्रोटीन चाहिए होगा। तो इसी में डीएनए में ही ये सारी इंस्ट्रक्शन होती है कि कैसा प्रोटीन बनाना है। यानी कि आप समझ पा रहे हो कि डीएनए का भी कितना वास्ट रोल है। और जेनेटिक कोड होता है, ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जेनेटिक कोड क्या होता है, देखिए, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत बच्चे का चेहरा, किसी का बाल, तो किसी का कुछ अपने माता पिता से मिलता जुलता रहता है, अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता रहता है, ठीक है। जैसे किसी किसी के बाल अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते रहते हैं, किसी के आइज़ मिलते जुलते रहते हैं, तो किसी का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ही मिलता जुलता रहता है, तो किसी का केवल फेस मिलता जुलता रहता है। तो अब जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे में जिस स्रोत से अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र करते हैं उसी को जीन कहते हैं, जीन्स, ठीक है। और इसी को जेनेटिक कोड कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक क्रोमोजोम्स। तो पहले एक बात डीएनए के बारे में स्पष्ट कर दूं, डीएनए इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि अगर उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो वो पूरा का पूरा जो सोलर सिस्टम है ना, उसका जो सरकमफेरेंस है, यानी कि सरकमफेरेंस आप समझ पा रहे हो, सर्कल का सरकमफेरेंस निकाला जाता है ना, सर्कल का, वैसे ही अगर सोलर सिस्टम को एक सर्कल मान लिया जाए और उसका सरकमफेरेंस निकाल लिया जाए तो उसके दुगुना से भी कहीं ज़्यादा होगा डीएनए, अगर बाहर निकाल कर स्ट्रेच कर दिया जाए तो सोचिए, इतने बड़े मॉलिक्यूल्स को हमारे बॉडी के एक इतने छोटे से सेल्स, जिसको आप आँख से देख भी नहीं पा रहे हो, उसमें डीएनए होता है। तो इसके लिए तो उसे क्या करना होगा, कंप्रेस करना होगा ना, उसे बहुत छोटा करना होगा, तो उसे कंप्रेस करके क्रोमोजोम्स का रूप दिया जाता है। देखिए, ये जो ऊपर फिगर दिख रहा है डीएनए, इसको कंप्रेस करके ऐसा क्रोमोजोम्स का रूप दिया जाता है। क्रोमोजोम्स को अगर माइक्रोस्कोप से और बड़ा करके देखेंगे ना, तब आपको डीएनए दिखता है, ठीक है। यानी कि क्रोमोजोम्स इज अ कंप्रेस्ड डीएनए। क्रोमोजोम जो है वो कंप्रेस्ड डीएनए होता है, ठीक है। क्रोमोजोम्स के बारे में और पढ़ते हैं। न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोजोम्स। न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, धागे की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसे ही हम क्रोमोजोम्स कहते हैं। क्रोमोजोम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ भी है। इट कैन बी ओनली सीन व्हेन द सेल डिवाइड्स। और ये तभी देखा जा सकता है जब सेल का डिवीज़न होता है, जब एक सेल जब डिवाइड होता है, तब ही क्रोमोजोम्स को देखा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, आपके कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, बस आप ध्यान से सुनते जाइए। डीएनए क्या है, क्रोमोजोम्स क्या है, सब समझ में आ जाएगा। तो देखिए, क्रोमोजोम्स जो है ना, इसी से ट्रांसफ़र होता है। क्या ट्रांसफ़र होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, पेरेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होता है। और डिटेल में समझते हैं, इस फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, इसमें कोई डाउट की बात है ही नहीं। शरीर जो है वो सेल से बना होता है, ये सेल का फिगर आप देख पा रहे हो, और सेल में होता है क्रोमोजोम्स, ठीक है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से। क्रोमोजोम्स जो है वो कंप्रेस्ड डीएनए होता है, कंप्रेस्ड डीएनए, ध्यान रखिएगा, कंप्रेस्ड डीएनए, ठीक है। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और उसे अगर माइक्रोस्कोप से और बड़ा करके देखते हैं तो ऐसा डीएनए दिखता है। ये आप फिगर में देख पा रहे हो, ये डीएनए, ऐसा डीएनए दिखता है, जो कि डबल हेलिक स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिक मतलब यहाँ पे देख पा रहे हो ना, लग रहा है दो तार को एक साथ रख कर और ऐसे घुमा दिया गया है, ठीक है। तो डबल हेलिक स्ट्रक्चर होता है डीएनए। और ये क्रोमोजोम्स का मतलब डीएनए को ही, बहुत सारे डीएनए, बहुत बड़े डीएनए, बहुत सारे नहीं, बहुत बड़े डीएनए को कंप्रेस्ड करके क्रोमोजोम बनाया जाता है। क्रोमोजोम जो होता है ना, वो दो प्रकार का होता है, एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम। जो फीमेल्स होती हैं उनके हर सेल में, देखिए फीमेल नहीं, हर ह्यूमन बींग्स जो होता है, ह्यूमन बींग्स, अभी ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
कोई कन्फ्यूज़न नहीं, ह्यूमन बींग के बारे में बता रहा हूँ, जानवर के बारे में नहीं। ह्यूमन बींग्स में 23 सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है, 23 सेट होता है क्रोमोजोम्स का, ठीक है। 23 पेयर यानी कि टोटल 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। तो इन 23 पेयर्स में से 22 पेयर जो होता है ना, वो मेल और फीमेल में बिल्कुल सेम होता है। और वहीं जो 23वां पेयर है वो मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है। वो 23वां पेयर जो है ना, उसी को सेक्स क्रोमोजोम्स कहते हैं। वो जो है वो फीमेल में दोनों सेम प्रकार के होते हैं, दोनों एक सेक्स होते हैं। और वहीं जो मेल होता है उसमें 2 अलग अलग प्रकार के क्रोमोजोम्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये 23वां पेयर की बात हो रही है। एक होता है एक्स और एक होता है वाई। तो आप समझ गए क्रोमोजोम्स क्या है। आगे बढ़ते हैं। तो क्रोमोजोम समझ में आ गया होगा। डीएनए को देख लिया आपने, डीएनए क्या होता है। डीएनए डबल हेलिक स्ट्रक्चर होता है जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और इस डीएनए को और बड़ा करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको म्यूजिक का साइन दिख रहा होगा, हार्ट का साइन दिख रहा होगा, आई का साइन दिख रहा होगा, तीत का साइन दिख रहा होगा। तो आपको लग रहा होगा ये क्या कुछ भी बना दिया गया है। नहीं, ये अलग अलग जीन्स है। एक जीन्स है इसमें म्यूजिक सुनने का, यानी कि हो सकता है अगर ये जीन एक्टिव रहा पेरेंट्स से बच्चे में, तो बच्चे को भी अपने पेरेंट्स की तरह गाना सुनने का शौक होगा, ठीक है। तो जीन्स बहुत प्रकार के होते हैं। हेयर का मतलब बाल का अलग जीन्स होता है कि अगर पेरेंट्स के कर्ली हेयर है तो हो सकता है बच्चे का भी कर्ली हेयर हो। अगर पेरेंट्स के ब्राउन आइज़ हैं तो हो सकता है बच्चे का भी ब्राउन आइज़ हो। अगर पेरेंट्स फेयर हैं, गोरे हैं, तो हो सकता है बच्चा भी गोरा हो। तो ऐसे हर एक चीज़ की जीन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली क्या होता है, माता और पिता दोनों के जीन्स मिलने के चलते, 2 अलग अलग जीन्स मिलने के चलते बच्चा कई बार अपने पेरेंट्स से बहुत अलग हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कोई कन्फ्यूज़न अभी बाकी नहीं रहा होगा। यानी कि जीन जो है वो सबसे छोटा यूनिट है। जीन का डिफिनेशन अगर आप लिखना चाहेंगे तो जीन का डिफिनेशन है, जीन इज़ अ फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। हेरिडिटी मतलब यही कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफ़र करने का सबसे छोटा यूनिट है जीन, ठीक है। डीएनए सबसे छोटा यूनिट नहीं है, या क्रोमोजोम सबसे छोटा यूनिट नहीं है, जीन है। और डीएनए जीन्स जो होते हैं वो डीएनए पे लगे होते हैं, डीएनए के अंदर होते हैं। और बहुत बड़े डीएनए को कंप्रेस्ड करके एक क्रोमोजोम्स बनाया जाता है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सीरियल वाइज क्या लिखेंगे। सीरियल वाइज क्या होगा, मतलब सीरियल वाइज में हम क्या लिखेंगे। क्रोमोजोम सबसे बड़ा होता है, डीएनए सबसे बड़ा होता है, या जीन सबसे बड़ा होता है, और उसके बाद कौन सा होता है, और उसके बाद कौन सा होता है। आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा और मैं समझ जाऊंगा कि आपको क्रोमोजोम्स, डीएनए और जीन्स में अब कोई भी कन्फ्यूज़न बाकी नहीं होगा, और ना ही आपको कोई दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत पड़ा होगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए अगले टॉपिक पर पढ़ते हैं, जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब देखिए क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा बस। माइटोकॉन्ड्रिया आप फिगर में देख पा रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है। इसमें रोड शेप्ड बनाया गया है, यानी कि लंबे लंबे और गोलाकार टाइप के, ठीक है। तो पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द टीनी रोड शेप्ड और स्फेरिकल ऑर्गेनेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो टीनी यानी कि छोटे और रोड शेप्ड होते हैं, या फिर स्फेरिकल भी होते हैं, यानी कि बॉल के शेप जैसे भी होते हैं, या फिर रोड शेप्ड आप जैसा फिगर में देख पा रहे हो वैसे भी होते हैं। ऑर्गेनेल्स विच आर फाउंड इन ऑल दी सेल्स। ऑर्गेनेल्स फिर बता दूं, साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं साइटोप्लाज्म में, वो सभी ऑर्गेनेल्स हैं। तो उन ऑर्गेनेल्स में एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया विच आर फाउंड इन ऑल द सेल्स, जो कि सारे सेल्स में पाए जाते हैं। जैसे न्यूक्लियस सारे सेल्स में पाया जाता है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया भी सारे सेल्स में पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्लांट सेल्स में भी होता है और एनिमल सेल्स में भी होता है। यही कह रहा है कि सारे सेल्स में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, सेल का पावर हाउस। यानी कि सेल का जितना भी पावर बनता है, जितना भी एनर्जी बनता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनता है। वो कैसे, आप पढ़ चुके हो रिस्पायरेशन के बारे में। रिस्पायरेशन प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड कंपोनेंट से जो चीज़ प्राप्त होता है वो टूट कर एनर्जी ले बनता है सेल में। तो वो सेल के किस पार्ट में बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनता है, ठीक है।
माइटोकॉन्ड्रिया ही एनर्जी बनाता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कह सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से संचालित होता है हर जगह, उस जगह को पावर हाउस कहते हैं ना, वैसे ही यहाँ पावर संचालित होता है, पावर बनता है, एनर्जी बनता है, तो इसे भी हम पावर हाउस कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। एक बात ऊपर छूट गया, मैं बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा, मैं मिक्स नहीं कर रहा हूँ, बस ध्यान से सुनिए। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? स्टोर हाउस ऑफ क्रोमोजोम्स कहा जाता है। ये जो आपको बीच में बाल जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, वही क्रोमोजोम्स है। तो क्रोमोजोम्स का स्टोर हाउस कहा जाता है न्यूक्लियस को। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, इसलिए आपको बता दिया मैंने, वरना वापस जाकर नहीं बताता। तो वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है सेल का, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन द साइटोप्लाज्म इन ऑल द सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो लार्ज नंबर्स में पाए जाते हैं, बहुत सारे होते हैं, एक सेल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ताकि मिलकर बहुत सारा एनर्जी बना सकें और सेल को एनर्जी दे सके, क्योंकि कोई भी काम तो बिना एनर्जी के हो नहीं सकता है, कोई काम नहीं हो सकता है। नो वर्क कैन बी डन विदाउट द एनर्जी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और क्या क्या आप चाहते हैं, किस टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो, हम ज़रूर इस टॉपिक पे काम करेंगे। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।